जय हिंद, नमस्कार। मैं अबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ चाइना ताइवान पर प्रेशर बढ़ा रहा है और साउथ चाइना सी में मिलिट्री एक्सपेंशन कर रहा है, और अब चाइना की नजर जो है एक बार फिर भारत पर टिक गई है। लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ बॉर्डर या ट्रेड का नहीं है, इस बार मुद्दा है दलाई लामा के सक्सेसर का। चाइना ने भारत को खुली वार्निंग दी है कि दलाई लामा की जो अगली इंकारनेशन या सक्सेशन प्रोसेस है उसमें किसी भी तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पाकिस्तान के साथ जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया, उसमें कश्मीर इशू को दोबारा से इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश भी की गई है। सवाल अब ये है कि क्या आखिर दलाई लामा के सक्सेसर को लेकर चाइना इतना नर्वस क्यों है। 14 दलाई लामा जो 1959 से भारत में एक्साइल में रह रहे हैं और तिब्बतन आइडेंटिटी और जो रेजिस्टेंस है उसका सबसे बड़ा सिंबल माने जाते हैं। चाइना उन्हें सेपरेटिस्ट लीडर मानता है, जबकि दुनिया एक का जो बड़ा हिस्सा है वो उन्हें पीस आइकॉन और स्पिरिचुअल अथॉरिटी के रूप में देखता है। अब जब दलाई लामा की एज जो है वो 90 के करीब पहुंच चुकी है, चाइना ओपनली ये चाहता है कि जो अगला दलाई लामा है वो चाइना के कंट्रोल में हो। लेकिन भारत में तिब्बतन गवर्नमेंट जो इन एग्जाइल है, वो तिब्बतन जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन है उसका होना चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन गया है। क्या चाइना को डर है कि भारत जो है फ्यूचर दलाई लामा सक्सेशन में डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है, और क्या इसी वजह से जो चाइना है वो कश्मीर और तिब्बत दोनों मुद्दों को एक साथ प्रेशर टूल बनाकर वो इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी पर हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चर्चा में मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमेश जी, दलाई लामा सक्सेशन पर चाइना इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है? क्यों चाइना इतना परेशान है? देखिए, जो अभी जो प्रेजेंट दलाई लामा है उनकी एज 90 इयर्स हो चुकी है। अभी तिब्बत के अंदर एक अभी इलेक्शन हुआ था। तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है भारत में एक तरह से धर्मशाला के अंदर वो वहां से फंक्शन होती है। इनका एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके पास खुद का अपना फ्लैग है और इनके जो लोग हैं पूरे वेस्ट में फैले हुए हैं। और अभी वहां पर इलेक्शन हुआ है जिसमें 51,000 तिब्बतियंस वोटेड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसमें जो है अभी उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया है। और कल जो प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी है उसके अंदर निशिकांत दुबे और एक अरुणाचल प्रदेश का जो एमपी है उन्होंने उसमें शिरकत की है। इसके बाद चाइना ने भारत को एक तरह से वार्निंग दी है कि आप जो है नेक्स्ट टाइम अभी जो दलाई लामा का सक्सेशन है उसके अंदर आप अपना इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। हम जो अगला दलाई लामा है वो चाइना चूज करेगा। तिब्बत ने जो अभी प्रेजेंट दलाई लामा है उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि दलाई लामा जो है वो हम चुनेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता देता हूँ अंबर जी की जो भारत ने क्लियर कट अपना जो एक एक अनडिक्लेयर्ड तरीके से तिब्बत को अभी भी भारत ने चाइना का भाग नहीं माना है। अभी हम क्या देखते हैं, देखिए इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, हम लोग हमारी जो सीमा सुरक्षा बल के साथ जो आईटीबीपी है वो जो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में कार्यरत है वो वहां पर हम उनको हमने नाम दिया है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसका मतलब है कि भारत का बॉर्डर तिब्बत के साथ है, भारत का बॉर्डर चाइना के साथ नहीं है। तो इनडायरेक्टली चाइना को ये भी मालूम है। और सेकंड, आपको ये भी याद है कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने भी बोल दिया है कि जो इंडिया का बॉर्डर जो है वो तिब्बत के साथ है, वो चाइना के साथ नहीं है। इसी से चाइना परेशान हो चुका है। और एक चीज है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी चाइना गए हुए हैं, चाइना की गोद में बैठे हुए हैं। कल इन दोनों ने बोला है कि ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेस को हम शेयर करेंगे। तो भारत ने एक तरह से अपना स्टेटमेंट में बता दिया कि चाइना और पाकिस्तान का कोई बाउंड्री है ही नहीं। और भारत ने सीधा बोल दिया कि सीपेक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एक एग्रेशन है, ये वो भारत की सीमा है। तो एक तरह से जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर इश्यू है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी है, चाइना उसके साथ दलाई लामा का कार्ड फेंक कर भारत को एक तरह से वार्न कर रहा है
पर भारत के अंदर क्या चल रही है? अभी अभी 2 दिन पहले भारत के अंदर जो इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड मीटिंग हुई थी, उसमें मार्को रूबियो आए थे और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और जापान आए थे, गए थे। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ ही दिनों में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, और कल जो एक क्वाड की जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो पैसिफिक में एक देश है फिजी, उसको एक तरह से वहां पर एक डीप पोर्ट बनाने की बात की जा रही है, और उसके द्वारा सर्वेलेंस किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप की बात की जा रही है। भारत और जो अमेरिका जो है जॉइंटली एक तरह से क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है। भारत के पास जर्मेनियम है, गैलियम है, एंटीमनी है, ये तीनों हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जिसके पास भारत के पास इसके रिसोर्सेज है। अमेरिका भारत को वो टेक्नोलॉजी देगा और भारत के पास रिसोर्सेज है, जिससे आप ये देखेंगे दोनों के बीच में कोऑपरेशन चालू हो रहा है। इंडो पैसिफिक के सर्वेलेंस मैकेनिज्म बैठाया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री अभी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ये सारे जो मेजर्स हैं उससे चाइना परेशान हो चुका है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स में 60% to 70% जो वर्ल्ड की जो खदानें हैं वो चाइना के कंट्रोल में है। सेकेंड, आपको ये भी बता देता हूँ, 90% रिफाइनिंग और 97% रिसाइकलिंग वो चाइना के पास है। एक और एक चीज आप देखिए, जितनी भी कंट्रीज में अभी जो अगर आप अफ्रीका की कंट्रीज में देख लीजिए, या म्यांमार में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, और वेनेजुएला के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यहाँ पर अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना का जो एक्सेस है हाइड्रोकार्बन्स और हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उसकी जो सप्लाई है वो कट कर रहा है। जैसे म्यांमार के अंदर कचिन रिप्लेशन आर्मी है, वो वहां पर ऐसी माइंस को कंट्रोल करते हैं जो 2 हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, डायोस्प्रीजियम और टेरिबियम। ये दोनों मतलब आपके जो F-15 और F-35 है उसमें यूज होते हैं। तो एक तरह से इंडिया और अमेरिका साथ में मिलके चाइना को काउंटर भी कर रहे हैं, और ताकि चाइनीज इन्फ्लुएंस को एक तरह से रोका जाए इंडो पैसिफिक में। चाइनीज सबमरीन जो सबके ऊपर निगाह बैठाती है, उसकी भी निगरानी की जाएगी। चाइना इससे परेशान हो चुका है। चाइना ने कल ये भी बोला है कि एक देश को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए क्वाड की मीटिंग में, और भारत ने अपने हिसाब से बोल दिया है कि हम किसी के ऊपर भी सिंगल आउट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर आप ये देखिए, क्वाड अपना जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की डील हुई थी इंडोनेशिया के साथ। भारत ने एक तरह से प्रपोज किया है कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत जो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को चलाने के लिए एक जॉइंट फोर्स बनाए। तो ये एक तरह से जो फोर्स बिल्डिंग हो रही है, इससे चाइना परेशान है। और अभी देखिए, ग्रीन निकोबार टर्मिनल के अंदर जो 81,000 करोड़ जिसमें भारत सरकार खर्चा करने वाली है, जिसको कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अपोज किया था, उसके अंदर वहां पर एक रनवे बनाने की बात की जा रही है, एयरपोर्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की बात की जा रही है, ताकि वहां पर एक तरह से इकोनॉमी बूमिंग हो और भारत जो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को कंट्रोल कर सके। इससे भी चाइना परेशान हो चुका है। ये पूरा एक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है अंबर जी, क्योंकि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। अगर तो मेरी एक बात यहाँ पर ये है कि जो चाइना है, क्या भी तिब्बत इशू को लेकर फ्यूचर में मतलब भारत और चाइना के बीच में एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है? साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ उन्होंने कश्मीर इशू को दोबारा उठाया, उसको इंटरनेशनलाइज करना, क्या ये भारत पर डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है वो बनाने की स्ट्रेटेजी है? देखिए, जैसे भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला है, चाइना भी जो तिब्बत के अंदर है, तिब्बत के अंदर से बहुत सारी नदियां ओरिजिनेट करती है, उसको रूफटॉप ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, और वहां से जो फ्लो होके भारत के अंदर एंटर करती है। तो चाइना एक तरह से वो मैसेज भी भेजना चाहता है। पर सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर बारिश बहुत होती है। इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम तिब्बत, ये भी बात आप देखिए। और चाइना जो है वो डर चुका है कि जो इंडिया है, यूएसए है, वेस्ट है, उनको एक कॉमन कन्वर्जेंस पॉइंट मिल रहा है, जिसमें वो यूनाइटेड एंटी चाइना फ्रंट वो खड़ा कर सकते हैं, और उसमें जो कंट्री उनको एक तरह से चैलेंज कर सकता है वो भारत है।
इसके लिए वो भारत को बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल तिब्बतन अथॉरिटी है वहां पर आप उनको पनाह मत दीजिए। अगर आपको इंडिया और चाइना के रिलेशन सुधारने हैं देन यू विल हैव टू डी रिकॉग्नाइज देम। फिर देखिए भारत के अंदर तो अभी डिमांड उठ रही है कि दलाई लामा को भारत रत्न दिया जाता है। अंबर जी, हालत ऐसी है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश विजिट करते हैं तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो भौंकना चालू कर देती है, ऐसी हालत है। तो ये भी एक तरह से भारत को कंटिन्यूसली बोलना चाहिए, भारत की सारे जितने भी लोग हैं उनको बोलना चाहिए तिब्बत चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत, ये बोलना चाहिए हमको, क्योंकि तिब्बत इज नेवर अ पार्ट ऑफ चाइना। तिब्बत से आप देखिए तिब्बत के जो किंग थे, मतलब 1 BC में बताया जाता है कि एक इंडियन किंग ने जाके वहां पर रूल करना चालू किया, बुद्धिज्म उधर से फैलना चालू किया और भारत के अंदर ही बुद्धिज्म एक तरह से जन्मा है। तो एक तरह से भारत और तिब्बत जो है वो भारत का अंग है, वो चाइना का अंग है ही नहीं। और हमारे जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल और सिविलाइजेशनल कनेक्ट है विद तिब्बत, सो वी हैव अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद तिब्बत। और हमें तो ये भी बोलना चाहिए कि तिब्बत इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमें बोलने की जरूरत है। और उस समय नेहरू की बेवकूफी के कारण उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट किया था और 3 साल बाद आपने देखा कि कैसे चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया, 38,000 किलोमीटर हमारा लैंड भी ले लिया। और 1959 में जब चाइनीज ट्रूप्स तिब्बत पर हमला कर रहे थे तो ये नेहरू की कांग्रेस सरकार ने उनको चावल दिए थे, आप सोच लीजिए, ऐसी हालत है। और ये जितना भी गुड़ गोबर किया है कश्मीर इश्यू को, ये कांग्रेस ने किया है, नेहरू ने किया है, पूरा कबाड़ा करके छोड़ दिया है। और अभी मोदी सरकार इसको संभाल रही है और एक तरह से डेडिकेट बैलेंसिंग करके इंटरनेशनल मंच से में भारत का जो स्थान है, भारत का जो पक्ष है उसको रख रही है। और देखिए फ्लैश पॉइंट अगर होना है तो हमारे पास भी अभी न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारी भी मिसाइल्स जो है शांघाई है, ग्वांगझू है, सब जगह पहुंच सकती है। एक मिसाइल के अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स है, फिर वो जैसे ही पहुंचेगी तो मल्टीपल चाइनीज सिटीज को एक तरह से टारगेट कर सकती है। और चाइना नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसका डायरेक्ट वॉर हो, पर इनडायरेक्टली वो क्या है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। चाइनीज इंजीनियर्स जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे, जितने भी जो PL-15E मिसाइल्स उनकी थी उसकी ऑपरेशनल रेडीनेस वो दे रहे थे। चाइना जो है पाकिस्तान को कोऑर्डिनेट्स दे रहा था इंडिया के ट्रूप मूवमेंट्स की। तो ये सब तरीके से चाइना करेगा, चाइना डायरेक्टली वॉर में नहीं आएगा क्योंकि इंडिया के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। और चाइना को मालूम है कि इंडियन मिसाइल्स जो है वो चाइनीज जो HQ-19 उनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी पेनिट्रेट करके बीजिंग को भी उड़ा देंगे। देखिए वो बात अलग है, हमारे ऊपर भी खतरा है, पर चाइना को भी मालूम है कि इंडिया के पास आज कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और दमखम है कि वो चाइना को भी ऑब्लिटरेट कर सकता है। ये इसके लिए चाइना भारत के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं होगा। और भारत ने भी एक तरह से तिब्बतियन कार्ड खेलना चाहिए, जब जैसे चाइना जो है पाकिस्तान को यूज करता है हमारी तरफ और हमारे खिलाफ, और अरुणाचल प्रदेश को अपना भाग मानता है। तो ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री हमेशा जो भौंकना चालू करते हैं भारत के, जब भी कोई मिनिस्टर उधर विजिट करता है उनको भी क्लियर कट बोल देना चाहिए कि तिब्बत हमारा भाग है, आपका भाग नहीं है। आप कौन होते हो, आपकी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, आपकी औकात क्या है, उनको वैसे समझाने की जरूरत है, तभी जाके चाइना समझेगा। देखिए चाइना के साथ बातचीत से काम चलेगा। और मेरा तो मानना है कि अगर एक सांप और चाइनीज मिल जाए तो सांप को छोड़ दो, चाइनीज को मारो। मैं ये भी बोल क्विकली एक और बात और एक और पॉइंट में यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि क्या जो चाइना है वो साइमल्टेनियसली तिब्बत कश्मीर जो बॉर्डर टेंशन है उसको लेवरेज करने की कोशिश कर रहा है। और एक बात और कि क्या दलाई लामा सक्सेशन जो है वो जो पूरा साउथ एशिया है उसका नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल फ्लैश बैटलफील्ड कहना चाहिए वो बन सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर सवाल है जिस पॉइंट को हमने इस पूरे चर्चा में शामिल भी किया कि क्या भारत को जो भारत की तिब्बत पॉलिसी है उसको रीथिंक करने की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है? देखिए सटली आप देखिए भारत ने अभी जो नेहरूवियन अकॉर्ड जो हमने साइन कर दिए, हमने एक तरह से तिब्बत को चाइना का अंग मान चुके हैं। पर भारत अपना बॉर्डर जो है वो बताता है कि अब तिब्बत के साथ है, ठीक है, जैसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो एक तरह से सटल मैसेजिंग भेजा जा रहा है।
भारत के जो एमपीज है, जो सीएम है अरुणाचल प्रदेश के, वो बोल रहे हैं कि भारत का बॉर्डर तिब्बत के साथ है, भारत का बॉर्डर चाइना के साथ है ही नहीं। तो एक तरह से आप ये देखिए, देयर इज अ रीथिंक इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली। एक और एक चीज है कि भारत और चाइना के बीच में फ्लैश पॉइंट जरूर बन सकता है, पर चाइना जानता है कि भारत के साथ वो भारत को इंटिमिडेट नहीं कर सकता। उसने गलवान में अपने 45 सोल्जर्स खो चुके हैं, उसको मुंह की खानी पड़ी है, वो दुम दबा के भागा है वहां से, आप ये देखिए। तो अब अगर चाइना करेगा, उसने डोकलाम में ट्राई किया, गलवान में ट्राई किया, उसको समझ में आ गया कि भारत के लोग जो है एक तरह से वतन परस्त है, उनके जो सोल्जर्स है उनके जैसे भीगी बिल्ली नहीं है। तो उनको समझ में आ गया कि अगर वो लड़ने मरने पे आ गए तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी कैजुअलिटीज होगी। और कैजुअलिटीज जब होती है, चाइना में वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइल्ड पॉलिसी है, और एक एक बच्चा अगर मरता है तो उस समझ लीजिए उस वो क्लैन का अंत हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, इंटरनल सोशल अनरेस्ट चालू हो सकता है अगर वो भारत के साथ वॉर पे जाता है। इसलिए चाइना कभी भी डायरेक्टली भारत के साथ वॉर पे नहीं जाएगा। और हमें चाइना को अगर थ्रेट देना है, वी शुड बी गिविंग थ्रेट टू चाइना। दिस इज द वे चाइना अंडरस्टैंड्स। ये नेहरू की जो पंचशील की पॉलिसी है उसको कचरे के डब्बे में डालने की जरूरत है। कांग्रेसियन और ये मार्क्सिस्ट जितने भी हिस्टोरियंस है जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है, इन लोगों को भी क्लियर कट बोल देना चाहिए कि भारत का आप पक्ष रखो, और भारत हैव्स टू रीथिंक असर्टिव अग्रेसिव। और तिब्बत को हमारा पार्ट हम क्लेम करना चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और रियलिस्टिकली हमारा मानसून यात्रा इजी हो जाएगा इससे। बिल्कुल। और चाइना जो है वो ये बात जानता है कि मिलिट्री पावर से टेरिटरी जो है वो कंट्रोल की तो जा सकती है, लेकिन आइडेंटिटी और जो स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी है वो कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता। इसीलिए चाइना तिब्बतन बुद्धिज्म के फ्यूचर को डायरेक्टली कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि जो अगला दलाई लामा होगा वही तिब्बतन रेजिस्टेंस और जो ग्लोबल परसेप्शन है उसका फ्यूचर डिफाइन करेगा। और भारत इस इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है, क्योंकि जो धर्मशाला की अगर हम बात करते हैं वो सिर्फ तिब्बतन एक्साइल का हेडक्वार्टर्स नहीं बल्कि चाइना के लिए एक परमानेंट स्ट्रेटेजिक डिस्कम्फर्ट भी है। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना की वार्निंग सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था भारत को, तिब्बतन कम्युनिटी को और दुनिया को। चाइना समझता है कि दलाई लामा सक्सेशन सिर्फ रिलीजियस इशू है बल्कि जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सवाल है। जो अगला दलाई लामा जो होगा उनकी उसको लेजिटिमेसी देगा, वही तिब्बतन नैरेटिव पर कंट्रोल पाने की कोशिश भी करेगा। लेकिन भारत के सामने भी एक डेलिकेट चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ चाइना के साथ जो ऑलरेडी बॉर्डर टेंशन है वो है, और दूसरी तरफ भारत जो है हिस्टोरिकली तिब्बतन रिफ्यूजी और जो दलाई लामा है उनको शेल्टर देता आया है। आने वाले सालों में जो तिब्बतन कश्मीर और जो इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स है एक दूसरे पर जो कहें और ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमें सारी ये चीजें नजर आ रही है। और शायद इसीलिए चाइना की जो असली टेंशन है वो सिर्फ दलाई लामा नहीं बल्कि भारत का बढ़ता ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि एशिया में पावर की जो असली लड़ाई है वो अब सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं, नैरेटिव, लेजिटिमेसी और इन्फ्लुएंस की भी है। महेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।